नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश तिर्की जी। नमस्कार दोस्तों, एक बार लोहिया जी ने संसद में कहा था कि प्रधानमंत्री देश का नौकर होता है, और हमारे प्रधानमंत्री जी तो कहते ही हैं कि वो प्रधान सेवक हैं। नौकर से थोड़ा सा शुद्ध शब्द उन्होंने चुन लिया है। खैर, संसद सत्र जब कल से शुरू हुआ तो उसमें ये उम्मीद जताई जा रही थी कि उसमें बहुत गंभीर मुद्दे उठाए जाएंगे, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध में हमने अपने 5 जेट विमान खोए या नहीं। ये सच इस देश को पता लगना था। इस देश को ये भी पता लगना था कि इसमें हमने पाकिस्तान का कितना नुकसान किया और हमने बदले में क्या खोया, क्योंकि नुकसान नुकसान है उसका पता देश को होना चाहिए, फ़ायदा है उसका भी पता होना चाहिए। इसके अलावा अनिल अंबानी की कर चोरी से जुड़े हुए मुद्दे उठने थे, और देश में जो चुनाव आयोग की जो चीज़ें चल रही हैं उन पर भी गंभीर मंथन होना था। लेकिन देश के प्रधान सेवक यानी कि संसद के नौकर संसद को बीच मझधार में छोड़कर विदेश यात्रा पे निकल लिए, और जाते जाते देश के हाथों में एक ऐसा मुद्दा दे चले गए जिस पर आप घंटों मंथन चिंतन कर लीजिए, आपके हाथ कुछ नहीं आना है। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी थे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी थे, अब कल को कोई और होगा। इनके होने या ना होने से देश को ज़्यादा सा फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन देश में जब सवाल खड़े होते हैं तो बीजेपी बराबर में हमारे जो प्रधान सेवक हैं वो देश को एक ऐसा मुद्दा दे देते हैं जो देश उस मुद्दे पे बात करने लग जाता है और गंभीर मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। इस पर ज़रूर चर्चा होगी कि धनखड़ जी क्यों गए हैं, धनखड़ जी के क्या कारण बने हैं, लेकिन इन कारणों की आड़ में जो मुद्दे, जो चीज़ें संसद में आपको पता लगनी चाहिए थी, वो अफसोसजनक तौर पे अब शायद कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगी, और अनिश्चित काल के लिए वो उन सभी इश्यूज़ को बैक बर्नर पे रख दिया गया है। हमारे एक साथी हैं शिशिर सोनी, वो संसद को कवर करते हैं काफ़ी लंबे समय से, और उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट डाली है, फिर त्यागी जी पे आएंगे, लेकिन उस पोस्ट को पढ़ना बड़ा रोचक है। उन्होंने उपराष्ट्रपति की जो इस्तीफ़ा है उस पर पोस्ट लिखी है। उन्होंने लिखा है कि उपराष्ट्रपति जैसे बड़े संवैधानिक पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से पक्ष विपक्ष साथ काम करने वाले कर्मचारी, राज्यसभा सचिवालय के अधिकांश कर्मचारी सब पिंड छुटा की तर्ज पर आज खुश नज़र आए हैं। एक भी अधिकारी, कर्मचारी, पत्रकार, फनकार ऐसा नहीं मिला जो धनखड़ जी के इस्तीफे से दुखी नजर आया हो। सभी उनके अतिशय दखल अंदाजी को लेकर बेहद दुखी थे। संसद के अंदर विपक्ष को हैंडल करते हुए भी बतौर सभापति बार बार हद पार करते नजर आए। यही वजह था कि उनके खिलाफ विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। न्यायालयों को उनकी सीमा बताते हुए उन्होंने सीमा लांघी। अति आत्मविश्वास उनको ले डूबा। उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं है, उनसे इस्तीफा लिया गया है। इस्तीफा कल ही राष्ट्रपति ने स्वीकार भी कर लिया था। ये पहले उपराष्ट्रपति होंगे जिनका विदाई तय प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं की जाएगी। सरकार की ओर से इससे सख्त संदेश क्या दिया जा सकता है। रविशंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूडी, शाहनवाज हुसैन, नकवी अकबर, नजमा हेपतुल्ला, प्रकाश जावड़ेकर जैसे 2 दर्जन से अधिक प्रमुख नेताओं को बर्फ पे लगा दिया गया है। विभिन्न राज्यों के बड़े भाजपा नेता नेपथ्य में धकेल दिए गए। 4 से 7 बार के सांसदों को एक झटके में बेटिकट कर दिया गया। छत्तीसगढ़ की आदिवासी महिला सांसद रेणुका सिंह को केंद्र में मंत्री बनाया। फिर उन्होंने राज्य का चुनाव लड़ने को कहा। जब कांग्रेस सरकार थी छत्तीसगढ़ में, रेणुका सिंह विधायक का चुनाव जीती। भाजपा सूबे में सरकार बनी, लेकिन उन्हें राज्य में मंत्री नहीं बनाया गया। केंद्रीय मंत्री से एक मामूली विधायक में उन्हें क्यों तब्दील किया गया, न किसी ने बताया, न किसी को आज तक पता चला। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की असली वजह कभी सामने आ पाएगी या नहीं, ये भी इतिहास के दस्तावेजों में गुम हो जाएगा, ये देखना होगा। ये टिप्पणी है एक पत्रकार की जो संसद को कवर करते हैं। त्यागी जी, क्यों गए धनखड़ जी? देखिए, अगर हिंदू मान्यताओं में और सनातन धर्म की प्राचीन बातों में भरोसा करें तो सीधा कह सकते हैं कर्म फल, जैसा बोया वैसा काटा। आपने शिशिर सोनी की रिपोर्ट में बताया कि लोग बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं उनके जाने के बाद कि चलो पिंड छूटा, और जिस तरीके की उनकी विदाई हुई है वो कोई बहुत उसमें सम्मान का भाव तो है नहीं। प्रधानमंत्री को भी 16 घंटे लगे उनको, और प्रधानमंत्री ने जो लिखा है
तो उन्होंने उनके नाम के आगे श्री और पीछे जी तो जरूर लगाया। उसके बाद में जितनी भी बेइज्जती और अपमान उनका कर सकते थे वो उन्होंने किया है जम के, कि देश ने उनको कई मौके दिए सेवा करने के और वो स्वस्थ रहे। बस यहाँ पे बात ख़त्म होगी। ये नरेंद्र मोदी के जो प्राइवेट हैंडल है वहाँ से आया, प्रधानमंत्री भारत सरकार की तरफ से नहीं आया। तो इतनी असम्मानपूर्ण और इतनी भद्दी जो विदाई है वो तो शायद इतिहास में किसी को मिली हो। अब क्यों गए, अब कल से इस पर चर्चा हो रही है, सैकड़ों थियरीज बाहर आ रही हैं, ये हुआ वो हुआ, कोई कह रहा है कि ये कहानी थी। पर जब तक धनखड़ जी खुद ना बोले या प्रधानमंत्री ना बोले तब तक कैसे कुल मिला के हमें देखना है कि बतौर पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल के रूप में और भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जो उनका कार्यकाल था, उसमें लोगों को आमतौर पर यही शिकायत रही कि वो जरूरत से ज़्यादा झुके हुए नजर आ गए, खासकर उनकी कम्युनिटी के लोगों को। हाँ, उनकी कम्युनिटी चूँकि आमतौर पे मतलब एक स्वाभिमानी इमेज है उनकी और किसान जाति से वो संबंध रखते हैं। तो और सतपाल मलिक ने कहा भी थी कि टूटी हुई जाट, वो खाट और झुका हुआ जाट अच्छा नहीं लगता। वो शायद उनके मतलब इस कलंक से तो कभी उभर ही नहीं पाए। तो वो जो कम्युनिटी का एक ट्रेट्स होते हैं ना, उससे बाहर निकल के वो कर रहे थे। खैर जाट समाज या किसान जातियों को अलग भी छोड़ दें तो जिस तरह का आचरण वो कर रहे थे वो लोगों को पसंद आ नहीं रहा था। लेकिन उन्होंने कमी तो कोई नहीं छोड़ी जी, बीजेपी को खुश करने में, मोदी जी को खुश करने अब आपको मैं ना एक छोटी सी एक घटना से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी हमारे दर्शकों के। एक रील आती है, मैं देखता हूँ कई बार मेरी नज़रों के सामने आई है। उसमें एक नौजवान लड़का एक एम्प्लॉय के रूप में ज्वाइन करता है और जो वहाँ का मैनेजर है वो समझ जाता है कि ये मजबूरी में नौकरी कर रहा है, नौकरी करना इसकी मजबूरी है और अब इसका मैं मिसयूज कर सकता हूँ। तो वो उसको पहले दिन टेस्ट करता है कि भाई तुम ना मेरी पत्नी को छोड़ाओ गाड़ी से। तो वो छोड़ने चला जाता है। फिर अगले दिन कहता है कि मेरी बेटी को ड्रॉप कर देना, वो फिर चला जाता है ना चाहते हुए। फिर तीसरे दिन वो सब्जी वब्जी भी मंगवाने लगता है, कुछ और काम करने लगता है। उसको ये भ्रम पैदा हो गया कि अब जो ये मैनेजर है मेरे ऊपर ही निर्भर है, चाह नहीं रहा करना, लेकिन उसको ये लगा कि मेरी प्रगति जो है इसी मैनेजर के माध्यम से होगी जी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब प्रमोशन करना था तो उसकी बजाय किसी और को प्रमोट कर दिया। अब वो बेचारा नौजवान ये सोच रहा था मेरा प्रमोशन होना चाहिए, मैंने इनके घर के सारे काम किए, पूरी सेवा दी है। तो वो जाकर उनसे शिकायत करता है कि सर आपने ये किया, मैंने आपके लिए करा सारा चीज़ें, लेकिन आपने तो मुझे प्रमोट नहीं किया। तो वो बताते हैं कि तुम इस लायक ही नहीं थे, तुम निकम्मे थे, इसलिए मैंने तुम्हें प्रमोट नहीं किया। तो फिर उसकी आत्मा जागती, जमीर जागता उसका, तो वो इस्तीफा देता है। वो कहता है कि मैं निकाल दूंगा तुम्हें नौकरी से। बोला तू क्या निकालेगा मुझे, ये पड़ी तेरी नौकरी। अरे एक हमारे जो हरियाणी नौजवानों को जो स्टाइल होता है ना, लात मार के बाहर निकल आए। तो ये जो चल रहा था धनखड़ जी का और इस सरकार के कर्ता धर्ताओं का, वो ये था कि वो लेवल टेस्ट करते थे कि कहाँ तक हम चोट करेंगे और इसकी बर्दाश्त की ताकत क्या है। करते रहे धनखड़ साहब उनके अपेक्षाओं पर खरा उतरते रहे बार बार। ये जो लोग होते हैं ना, दूसरों को अपमानित करने वाले, जलील करने वाले, उनके मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाले, ये अपना स्वभाव तो कभी बदलते नहीं। ये टेस्ट करते रहेंगे और उसको मात्रा को बढ़ाते रहेंगे जलील करने की। ऐसे में जब भी रिवोल्यूशन या क्रांति होगी, बागी चरित्र पैदा होगा, वो सामने वाले में होगा। अगर हुआ तो कि भाई अब उसकी बर्दाश्त से बाहर चीज़ें हो गई। अब जब जो मेरी समझ ये है कि धनखड़ साहब को बड़ी इच्छा थी भारत का राष्ट्रपति बनने की। अच्छा। और जब उन्हें ये लगा कि अब ये संभव नहीं है, और कहते हैं कि आरएसएस ने उनको संकेत दे दिया था पिछले जाड़ों में कि बस यहीं तक था आपका हमारा सफर। पर वो 2-3 साल तो मौज कर ही सकते थे, 27 तक तो। हाँ, कौन मना कर रहा था? होता है वो। अब वो उन्होंने कहाँ किया है, अब तो निकाला गया उनको। अच्छा। हमें इस गलत फहमी से बाहर आ जाना चाहिए कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। उनको इस्तीफा देने के लिए इस्तीफा कहीं और लिखा गया, उनके मात्र साइन हुए, उनको ये बता दिया कि बस। अब उसके जो कारण बने वो सारे अभी बने हैं। होता क्या है धर्मेंद्र जी, राजनीति में अगर आप किसी से नाराज हैं, सामान्य जीवन में तो आप मुझसे नाराज हैं तो आप एकदम रिएक्ट कर दोगे, लेकिन जब आप बिजनेस में हैं या पॉलिटिक्स में हैं तो आप चीज़ों को एक्यूमुलेट होने देते हो। एकदम रिएक्शन नहीं करता समझदार आदमी, वो धीरे 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 ऐसा माहौल बनाएगा और फिर अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी प्लानिंग के अनुसार वह विस्फोट करेगा। ऐसे नहीं तो हम लोग तो साधारण आदमी हैं, जो गुस्सा बक दिया सामने, लेकिन ये तो बहुत तेज तर्रार लोग होते हैं
और इन्होंने आगे बहुत बड़े बड़े काम करने होते हैं। तो धनखड़ जी भी चूँकि बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने अपने दिमाग में ये जब समझ आ गया कि अब मैंने राष्ट्रपति वगैरह नहीं बनना, तो उन्होंने ये सोचा कि जो मेरी समाज में छवि खराब हुई है अब उसको मुझे थोड़ा दुरुस्त करना चाहिए। जाना तो वहीं लौट के है। जाना तो वहीं है लौट के। तो आपको ध्यान होगा कृषि मंत्री के रूप में शिवराज चौहान के मंच पे उन्होंने क्या कहा था, तो बीच में बहुत लोगों ने उनकी तारीफ करी कि देखिए नहीं, अभी एक किसान का दिल तो उनके अंदर धड़कता है। तो कहीं कहीं वो ऐसा दिखा देते थे कई बार कि बड़े विद्रोही किस्म के हैं, लेकिन उससे ज़्यादा फिर अगले वाले दिनों में वो आके चमचागिरी इतनी कर देते, चारणगिरी, बैलेंस बनता रहता। वो तो आदत होती है। अच्छा, जो उनकी इन चीज़ों का, उनके व्यक्तित्व का फ़ायदा जो लोग उठा रहे थे वो भी तुरम खां है, पूरे समझदार लोग हैं, कहाँ तक क्या चल रहा है। और जब धनखड़ जी ने व्यक्तिगत बातचीत में लोगों से चीज़ें कहनी शुरू करी, अच्छा, और धनखड़ जी ने जब आने लगी थी, हाँ ये चीज़ें आ रही थी। आज मैं कहीं सुन रहा था कि प्राइवेट कोई डिनर दिल्ली में हुआ था और वहाँ उन्होंने ये कहा था, राहुल गांधी की तारीफ की कि राहुल गांधी की नीयत अच्छी है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन दो गुजरातियों से लड़ने की काबिलियत उनमें नहीं है। यानी कि वो इतने घाघ नहीं है जितने दो गुजराती हैं। अब धनखड़ साहब को बच्चे नहीं है कि उन्होंने ऐसी बात कह दी, उन्होंने ये बात कही है तो ये जानबूझ कर कहा है कि बात वहाँ तक पहुँच जाए, क्योंकि कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं, वो दुनिया भर के लोग उनसे मिलते रहते हैं। तो इस तरह की सूचनाएं ऊपर जा रही थी और तभी ये तय कर दिया गया था कि अब इनको बाहर का रास्ता दिखाना है। अब एक मैंने कहा जैसे एकदम राजनीति में कुछ नहीं होता, तो धीरे धीरे वो चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहते हैं। अभी जो बिल्कुल लेटेस्ट कारण बना, जो लेटेस्ट ट्रिगर है, वो ये है जो कल हमने अपनी बातचीत में इसकी चर्चा की थी, जो नड्डा जी ने, हाँ, जो नड्डा जी का डायलॉग था कि नथिंग विल गो इन द रिकॉर्ड। उस समय मुझे ये लगता है कि कोई भी व्यक्ति होगा, धनखड़ साहब की भी समझ में आया होगा कि उनका तो उनके अस्तित्व पे, उनके वजूद पे, उनके अधिकार क्षेत्र पे ही सवाल उठा दिया। मुझे लगता है अब किसी को बीजेपी में जलील करना हो तो जिम्मेदारी नड्डा को दे रखी है। हाँ। जैसे आरएसएस को। और नड्डा जी ने जब ये बात कही है, मुझे लगता है कि उससे 2-3 दिन या 4 दिन पहले या उस दिन उनको ये संकेत दे दिया था कि धनखड़ साहब को हम हटाएंगे। अदरवाइज उनकी इतनी असंवैधानिक बात कहने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी। तो उन्होंने ऊपर का संकेत मिला और उसके आधार पर ये सारी चीज़ें कह दी। और धनखड़ साहब को ये लगा कि अब तेरे होने ना होने का क्या फ़र्क पड़ता है। अगर तुझे कोई डिक्टेट कर रहा है बाहर से कि तुमने ऐसा करना है इशारे में कि नथिंग विल गो ऑन द रिकॉर्ड, तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। हुआ क्या था कि ये तो तय था कि राहुल गांधी को सदन में नहीं बोलने देना, लेकिन राज्यसभा में खड़गे जी जब बोलने शुरू हुए तो आपने देखा होगा कल धनखड़ जी का व्यवहार उनके प्रति नरम था। तो जो राहुल गांधी लोकसभा में कहना चाह रहे थे उनको तो नहीं कहने दिया, लेकिन खड़गे ने आराम से वो सारी चीज़ें कह दी और वो रिकॉर्ड में चली गई। और अब देखिए वहीं पे नड्डा बैठे हैं, उनको ये लगे तो सारा खेल खराब हो गया। और जस्टिस वर्मा के महाभियोग का प्रस्ताव भी कांग्रेस का पास हुआ। हाँ, तो वो अब उनको ये लगा ये सारी चीजें तो रिकॉर्ड में आ गई और धनखड़ जी कुछ कर नहीं रहे। तब उन्होंने खड़ा होके उनको समझाया कि नथिंग विल गो इन द रिकॉर्ड। धमकी थी ये, एक कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे बैठे हुए नंबर 2 के आदमी को भारत के धमकी थी कि भाई तुम कर क्या रहे हो, कोई भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। अब धनखड़ साहब भी चुके फैसला कर चुके थे, आर पार की लड़ाई होनी जाना ही है तो फिर अब जरा सम्मानपूर्वक विदाई यहाँ से ना हो, सम्मानपूर्वक विदाई इस दुनिया से तो हो जाए जब भी जाए। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें कर दी और ये जो इस्तीफ़ा है ये बाहर ही लिखा गया है सारा का सारा। और कहते ये भी हैं कि धनखड़ जी ने ये कहा था कि 2-4 लाइनें इसमें ऊपर नीचे वो अपनी तरफ से जोड़ना चाह रहे थे, लेकिन वो जुड़ी नहीं और एज सच उनसे साइन करा के ये दे दिया गया और उनका इस्तीफ़ा हो गया। तो कहने का आशय ये है कि हमें इस भ्रम से बाहर निकल जाना चाहिए कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, उनको इस्तीफ़ा दिलवाया गया है। और इस आड़ में जो आपने शुरू में कहा था कि मोदी जी एक नया मुद्दा दे के देश को बाहर निकल लेंगे और इस पर चर्चा होती रहेगी। लोगों को सच ही पता नहीं लगने देते जी, किसी भी मुद्दे। राजनीति में कभी सच कभी सामने आता ही नहीं। आज तक आप बता दो, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु का सच आया हो, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का सच आया हो, दीनदयाल उपाध्याय की जो तथाकथित हत्या थी उसका सच, कौन सा सच बाहर आया आज तक? इनका तरीका ये कि एक चीज़ फैलाओ और उसके समानांतर 100 चीज़ें खड़े कर दो, तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है और सच कभी सामने आता नहीं है। तो धनखड़ जी बड़ी अनग्रेसफुल उनकी विदाई हो रही है, इस चीज़ का दुख भी है। तो उनका औपचारिक मतलब जो विदाई पार्टी है, प्रोटोकॉल, वो भी नहीं हो रही क्या? वो अब कुछ नहीं होगा, अब उसका कोई अर्थ भी नहीं रहा।
क्योंकि राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया, अब क्या करेंगे, वो सदन में आकर वो करेंगे। और धनखड़ जी को जिस कम्युनिटी से वो आते हैं जी, हाँ, वो कम्युनिटी तो उनको मतलब ऐसा कोस रही है सोशल मीडिया पे बहुत बुरी तरीके से। आम तौर पे उनका कोई सम्मान बाकी नहीं रहा है। राजनीति आइडेंटिटी के दौर में चलती है, अस्मिता के दौर में चलती है, तो जातियां अपने नेताओं के अपमान से कुपित होती हैं, क्रोधित होती हैं, आहत वार आना चाहिए था यहाँ तो। जिस तरीके से उनके सम्मान से मुदित होती हैं, प्रसन्न होती हैं, वही चीज़ें उनके हटाने से होती हैं। लेकिन आमतौर पर आप देखेंगे कि उनके अपने समुदाय में कोई अफसोस नहीं इस चीज़ का। अफसोस क्या, लोग खुशियाँ मना रहे होंगे, ठीक है चला गया। हाँ, चूँकि वो उनको एक तरीके से अपने व्यवहार से नीचा दिखा रहे थे उन चीज़ों को। तो अब आदमी सोचता है, उसका आकलन कि यार एक समाज है जिसने इतने बड़े बड़े नेता पैदा किए, उन नेताओं की भविष्य में जब भी कभी आने वाली पीढ़ियाँ उनका आकलन करेंगी, समीक्षा करेंगी, तो तुम कहाँ खड़े मिलोगे। तो कभी ना कभी तो आदमी का जमीर। क्या धनखड़ जी से इस बात की थोड़ी सी भी उम्मीद की जा सकती है कि वो देश को कभी सच बता देंगे? देखिए, अब समय है उनके पास में, उनकी दिमागी स्थिति भी ठीक है, और चूंकि स्वास्थ्य का हवाला बेशक उन्होंने दिया, लेकिन स्वास्थ्य भी उनका ठीक है। रजयपुर में तो वो कह रहे थे मैं बिल्कुल 2027 में पूरा कार्यकाल करूंगा। और ऐसे में उपराष्ट्रपति को अपने संस्मरण, अपने मेमोयर लिखने चाहिए, और अगर उन्होंने लिखने शुरू करे तो उनके लिए खतरा भी पैदा हो सकता है। तो हो सकता है वो चुपचाप ही लिखें कहीं बैठ के। अगर उन्होंने घोषित कर दिया 10-20 साल बाद मतलब लाएं बात, हाँ, अपने संस्मरण में लिखूंगा, तो यहाँ से भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, फिर स्वास्थ्य पे वास्तव में खतरा पैदा हो जाएगा। लेकिन उपराष्ट्रपति से इस्तीफा मतलब है बिल्कुल नई चीज़ देश के लिए ना, कभी हुआ नहीं ऐसे। देखिए, हुआ क्या नहीं है आजकल धर्मेंद्र जी, आप यार मेरी उम्र में 20-25 साल का फ़र्क है। मैंने जो राजनीति के दौर देखे हैं उसमें एक आदर्शवाद था, और मैंने तो ऐसे ही लोग देखे हैं जी। आज़ादी की लड़ाई में जो लोग आए थे उनका एक चरित्र था, उनकी एक विचारधारा थी। ऐसा नहीं, छोटी मोटी चीज़ें वो भी करते थे, लेकिन आप लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या उस धारा के गुलजारी लाल नंदा, उनसे आप ये अपेक्षा नहीं करेंगे कि वो इस तरह के व्यवहार करेंगे। मतलब उस लीजेंड थे। हाँ, मतलब अब जो राजनीति होगी ना, अब राजनीति होगी फिल्मी, और इस राजनीति में पहले नेता था, जनता थी, और बीच बीच में थोड़े बहुत कार्यकर्ता होते थे, वो विचार से जुड़े। अब राजनीति होगी ये एक पूरा एंटरप्राइज, इसमें नेता है, इसमें नौकरशाह है, इसमें गुंडा है, इसमें दबंग आदमी है, इसमें धर्म क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, इसमें भारत का लगभग अपर मिडिल क्लास सारा इन्वॉल्व है, ठेकेदार हैं, टेंडर लेने वाले लोग हैं, बिजनेस धंधे चलाने वाले लोग हैं। आज भारत में राजनीति सीधे सीधे कम से कम 20-25 करोड़ लोग जुड़ा हुआ है, जो साधन संपन्न है, और वो ये नहीं चाहता कि चीज़ें जो मेरी आज तक मुझे मिली हैं ये मेरे हाथ से फिसल जाएं। तो उन सबको बनाए रखने के लिए तरह तरह के प्रपंच करने होते हैं। तो फिल्मों में आप जैसे देखोगे ना, 70-80 के दशक में एक दबंग व्यक्ति होता था और वो कैसे गुंडे पालता था और ये करता था, वो करता था, मरवाता था, किसी को ब्लैकमेल करता था। ये राजनीति में सही में अब लग हुआ है। सबसे पहले नहीं था, अब तो पूरी फिल्मी पॉलिटिक्स है, और समाज यहीं से, इसी समाज से हमारा नेतृत्व निकल के आता है। तो वो जो हथकंडे हैं, अब हथकंडे की पॉलिटिक्स है, मैनिपुलेशन की पॉलिटिक्स है, कि कैसे अपने विरोधी को ख़त्म करना है। मैंने कितनी बार, शायद 2-3 बार पहले भी जिक्र किया कि आप कल्पना करके देखिए, आचार्य नरेंद्र देव जैसा व्यक्ति, और वो अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो अपने विरोधी संपूर्णानंद से बनवा रहा है। कितने अच्छे अच्छे लोग हमारे, मतलब हमारी राजनीति दिए, मधु लिमे, किशन पटनायक जैसे व्यक्ति दिए, जो बेचारे तमाम जिंदगी जिनको अपना मकान तक नहीं जुड़ा पाए, लेकिन आज चूँकि फुल फ्लैश धंधा है, अरबों खरबों का खेल है, तो इस राजनीति में अब कॉरपोरेट्स आ गए, कॉरपोरेट्स की एंट्री होगी, वो अपने हितों की रक्षा करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स अपने की करते हैं, और उन सबको मैनेज करना जिन्होंने करना होता है, एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए होम मिनिस्टर, वो जो लोग हैं उनके बारे में भी देश जानता अच्छी तरह से कि क्या है वो। लेकिन संसद में फिर अगर बात करूं सर मैं, मतलब क्या सही समय उनकी यात्राओं का ये, मतलब संसद चल रही है, उन्होंने कभी, आप देखिए जी, वो ना तो संसद को गंभीरता से लेते, ना वो जनता को गंभीरता से लेते, समझते नहीं है वो। उन्होंने जो कहना वो करना है, जिस सवाल का जवाब उन्होंने देना है, सवाल का हाल तो जवाब देना नहीं, जो उपदेश पत्रकारों से तो आज तक बात नहीं। नरेंद्र मोदी को दुनिया की कोई ताकत फोर्स नहीं कर सकती कि वो जवाब दें। और उनके व्यक्तित्व के विषय में आज कोई किसी की, मैं देख रहा था, कोई पत्रकार ये बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी अपने दुश्मनों को उनकी औकात जरूर दिखाते हैं। बोले एक दौर ऐसा था
जब नरेंद्र मोदी बहुत ज़्यादा चर्चित नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे, तो उनको जो बड़े रिपोर्टर्स थे ना, वो ट्राइपॉड पकड़ा देते थे कैमरे के साथ। हाँ, तो उनको बड़ा शौक था दिखाने का। तो मोदी जी बड़े शौक से उनको पकड़ लेते थे। तो कहते राजदीप सरदेसाई जो हैं, बड़े नामचीन पत्रकार हैं, तो उन्होंने भी ऐसे ही उनको पकड़ा दिया था ट्राइपॉड। और अब उसके बाद में उनको याद रखते हैं वो, तो राजदीप सरदेसाई की औकात दिखाई उन्होंने, कहाँ बिठाया ले जाके। और आप उनका देखो ना कि विजय त्रिवेदी तो उनके शुभचिंतक पत्रकार हैं, वो हेलीकॉप्टर का वो दृश्य लोगों ने देखा होगा कि वो सवाल पूछे जा रहे हैं और मोदी जी जवाब ही नहीं दे रहे किसी भी तरीके का। तो मोदी प्रधानमंत्री से बनने से पहले देश जान चुका था उनकी कार्यशैली के बारे में, लेकिन फिर भी लोगों ने पसंद किया, क्योंकि उनके स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग को पसंद करने वाले भी करोड़ों लोग हैं, ऐसा नहीं है। करोड़ों नहीं जी, मुझे तो लगता है भारत देश ही उनको पसंद करता है। तो ये उनकी ताकत भी है, जो पसंद नहीं करता ना उसको भी जबरदस्ती पसंद करवाते हैं। मतलब आज अगर उन्होंने इस तरह का आचरण किया है, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, और उनमें काफ़ी सच्चाई भी है, उसकी वकालत करने के लिए हम करोड़ों लोग हमारे समाज में जिस तरीके की बात करते हैं, ये उनकी ताकत भी है। तो हर, जैसा मैंने कई बार कहा कि एक नेता जो है पार्टी के पूरे चरित्र को बदल देता है। तो दीनदयाल की भाजपा, ये देखना आप आरएसएस वालों को भी ये खून के आंसू रुलाएंगे, अटल रुला रहे हैं। ये जो शाखा में यहाँ जाते हैं ना, इन्हें नहीं पता, लेकिन वहाँ जो उनको वो आंसू भी याद दिलाते हैं, रुमाल भी भिजवाते हैं, नागपुर जाके ना पूरा बंडल दिलाते हैं कि ना साफ करते रहो। और ये जो चल रहा है सारा, ये संघ और भाजपा के अंदर भी तो बहुत सारी परेशानियाँ ना, तो उनकी भी रिफ्लेक्शन है। लेकिन अब आप ये मान कर चलो कि आने वाले वक्त में ना तो भाजपा के लिए दिन अच्छे होने वाले, और ना आरएसएस के लिए होने वाले, और इस देश के लिए तो होने वाले नहीं है। कुछ नई चीज़ें होंगी। और वो फिर एक वो सीनियर पत्रकार को कोट कर दूँ, वो ये कह रहे थे कि ये ट्रंप से जो उनकी मित्रता है वो आपसी गुणों के आधार पर होती है, गुण धर्म के आधार पर होती है। आप और मैं अगर दोस्त हैं तो इसलिए हैं क्योंकि विचार मिलते हैं। मोदी जी उनको पसंद करते हैं इसलिए कि वो जिस तरीके से पिछली बार जब उनको निकाला गया था वहाँ से, व्हाइट हाउस से, तो उन्होंने मना कर दिया था कि भाई मैं जाने को तैयार नहीं हूँ। तो ये भी मना कर देंगे। तो इनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई ये उम्मीद कर रहा है कि मोदी जी 75 साल के होते ही त्याग पत्र दे देंगे, ये स्वेच्छा से त्याग पत्र नहीं देंगे, और हो सकता है इनके साथ इतिहास इस रूप में पुनरावृत्ति करे जो धनखड़ जी के साथ हुआ है, दिलवाया जाए। हाँ, और बिहार चुनाव अग्नि परीक्षा है। बिहार चुनाव ये जीत रहे हैं सर, वो जीतेंगे तो से। हाँ, पूरी तैयारी कर रखी है वहाँ जीतने की। हाँ, इनका ये चुनाव नहीं हारेंगे जी बिहार का। हाँ, लेकिन मुझे देखो, एक हम भी कई बार कहते थे कि सब जगह सब कुछ हो सकता है, हमारे हरियाणा में नहीं चल सकती ये चीजें, लेकिन यहाँ भी चल गई। तो अब ये भ्रम बिहार ने और बना रखा है कि बिहार के लोग राजनीतिक रूप से बड़े जागरूक हैं, सारे पार होंगे जी, ये अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, और जेपी की धरती है और क्रांति हो जाएगी। जो जदयू है कहते हैं, जो नीतीश कुमार की पार्टी है, वो ऑलरेडी मतलब उसमें कन्वर्ट हो चुकी है बीजेपी में। और अब जो भावी नाम आ रहे हैं ना, उसमें नीतीश कुमार का भी नाम आ रहा है। नीतीश कुमार को तो सर वो फिर कोई हरकत कर बैठे तो वहाँ पे, वही ना, मैं तो क्या बता, वो किसी कार्यक्रम में टुमके लगाना शुरू कर दे, मोदी जी यार कहीं मिल जाए तो मोदी जी की ठोडी पकड़ ले, उसका कोई भरोसा थोड़ी। तो उसका तो मानसिक स्वास्थ्य वो तो नहीं करेंगे, ऐसी गलती तो खैर नहीं करेंगे। लेकिन उपराष्ट्रपति बनेगा धनखड़ जी से भी कोई 4 चंदे आगे का आदमी। हाँ, देखिए जो भी बनेगा वो बिहार चुनाव के दृष्टिगत बनेगा। और एक है, मतलब ब्लैक हॉर्स जिसको बोलते हैं, वो उप सभापति जो है ना आज के, हरिवंश नारायण सिंह, वो हालांकि विद्वान आदमी हैं। एक तो वो बलिया से हैं, बिहार साथ लगता, और दूसरे वो भूमिहार हैं। तो भूमिहारों को अगर आपने संदेश देना है, बिहार में भूमिहार जाति बहुत है, तो हो सकता है कि कहीं उनका नंबर ना लग जाए। लेकिन वो अगर रीड वाले आदमी होंगे तो नहीं लगेगा जी उनका भी। नहीं, रीड वाले आ जाओ, रीड वूड तो ये तोड़ देते हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। बेशक रीड वाले कितने आ जाओ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। खैर दोस्तों, अब मस्त रहिए। जो होना था वो हो चुका है। राष्ट्रपति कोई भी बने, हमारी ज़िंदगी पे कतई कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। जो कि पॉलिटिक्स है तो बातें तो करनी पड़ेंगी उस बारे में, लेकिन सच ये है कि उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की वजह से देश को जो महत्वपूर्ण सवालों के जवाब मिलने थे, वो एक बार फिर उनका इंतज़ार लंबा हो गया है। सूचना तकनीक का दौर है। आप देखिए, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, हर कोई रिपोर्टर बन चुका है, हर कोई। इस दौर में भी आप तक सूचनाएं सरकार नहीं पहुंचने देती है। देखिए कितना मतलब
इनका सिस्टम पे कब्जा हो चुका है। बस एक चीज़ जो है ना बीच में थोड़ा मुझे दुख इस बात का कि अब सारी जिम्मेवारी ओम बिरला के कंधों पे आ गई। वो तो सर निभाएंगे, पहले वो तो तो इस बड़ा ही बेचारे मतलब दोनों मिलके गाड़ी चला रहे दोनों थे। राजस्थान से थे। देखिए अब ये वो भी कोटा से हैं संयोग और है। हमारे धनखड़ जी भी राजस्थान से थे, तो अब संसद राजस्थान का मतलब आधा वो हिस्सा कट गया है। अब कोई और स्टेट से आएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। खैर दोस्तों, आप क्या कहेंगे? धनखड़ जी से इस्तीफा लिया गया है या इस्तीफा दिलवाया गया है? दिया है उन्होंने, आप ज़रूर कमेंट करके अपनी राय देना। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।